हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट सेकंड चल रही है जिसका नाम है न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है नैदानिक पोषण और आहार की। अभी तक स्टूडेंट्स हमने इसमें 10 क्वेश्चंस पढ़े हैं और समझे हैं। अब हम आगे के जो 5 क्वेश्चन हैं उसे पढ़ेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि इस प्रकार है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, आहार एवं पोषण का आयोजन करते समय किन किन कारकों का ध्यान रखना आवश्यक है। अर्थात कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन से कारक है जो कि प्लानिंग के समय बहुत ज़्यादा जरूरी है एक डाइटिशियन के लिए। तो इसका आंसर है कि आहार एवं पोषण की योजना करते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सभी पोषक तत्वों का समुचित रूप से सम्मिलित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब भी डाइटिशियन के द्वारा योजना बनाई जा रही है तो उसके अंदर सभी पोषक तत्व जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स, जल, सब कुछ उसके अंदर आना चाहिए। एक दिन के हमें भोजन की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सब हमारी पूरी होनी चाहिए, पर वो किस हिसाब से पूरी होनी चाहिए, जो कि सेकंड पॉइंट में है। आयु आयु के आधार पर योजना बनाई जाती है कि जिसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं वो किस एज में है, क्योंकि सभी एज ग्रुप की अपनी अपनी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं पोषण की, और उन आवश्यकताओं को देख के उसे पूरा किया जाता है। लिंग के आधार पर, यानी कि हमें मेल के लिए करना है या फीमेल के लिए करना है, किसके लिए करना है। शारीरिक अवस्था के आधार पर, कौन सी शारीरिक अवस्था में है। रोजगार के आधार पर, शारीरिक अवस्था अर्थात कि हमें बीमार व्यक्ति के लिए योजना बनानी है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बनानी है, हमें फिटनेस के लिए बनानी है, क्योंकि योजना बनाने के लिए भी हमारे हमसे जो योजना जिन लोगों के लिए योजना बनाई जा रही है उनकी शारीरिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। रोजगार कि जिनके लिए योजना बनाई जा रही है वो कौन से रोजगार से संबंधित है, अर्थात कि उनका कार्य करने की क्षमता अधिक है, कम है या मध्यम कार्य कर रहे हैं। और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर योजना बनाई जाती है। इसके अलावा जो आहार चिकित्सक को योजना बनाते समय निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखना होता है, जो कि इस प्रकार है। भोजन को ग्रहण करने की आवृत्ति, प्रत्येक व्यक्ति के भोजन की ग्रहण करने की आवृत्ति अलग अलग होती है। कुछ व्यक्ति 2 समय का भोजन लेते हैं, कुछ व्यक्ति 3 समय का लेते हैं। तो योजना बनाते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमें एक दिन में कितनी बार के भोजन की योजना बनानी है। सेकेंड पॉइंट है निगलने और अवशोषण की क्षमता। यह अवस्था के आधार पर निर्भर करता है कि हम किस अवस्था के व्यक्ति के लिए योजना बना रहे हैं और उसे कोई बीमारी तो नहीं है। तो डाइटिशियन इस पॉइंट का ध्यान रखता है और उसी के आधार पर योजना बनाता है। थर्ड पॉइंट है जीवन शैली और सामाजिक स्थिति। हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग अलग होती है, उनकी कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है और वो अलग अलग सामाजिक परिवेश में काम करता है। जिस सामाजिक परिवेश में वो काम करता है और रहता है उसी के आधार पर भोजन की योजना बनाई जाती है। स्वास्थ्य की स्थिति, डाइटिशियन को ये ध्यान रखना होता है कि जब वो योजना बना रहे हैं तो हेल्थ कैसी है जिसके लिए बनाई जा रही है। किसी बीमार व्यक्ति के लिए योजना बना रहे हैं, किसी फिट व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, फिटनेस के लिए बना रहे हैं, और अगर किसी को रोग हो रखा है तो उस रोग की तीव्रता क्या है, इस पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है। भूख का एहसास, अर्थात कि व्यक्ति कितनी बार भोजन ग्रहण कर रहा है, उसको कितनी बार, जितनी बार भोजन करने की आवृत्ति होगी भूख उसी आधार पर लगेगी। और यह भी अवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को भूख ज़्यादा लगेगी और एक रोगी व्यक्ति को भूख कम लगेगी। तो इस कारक का भी योजना पर प्रभाव पड़ता है। धार्मिक विश्वास, हर धर्म का भोजन की योजना पर अपना प्रभाव होता है कि किस प्रकार का भोजन की योजना बनाई जाए। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक दशा। भौतिक दशा, जिन व्यक्तियों के लिए योजना बनाई जा रही है वो किस परिवेश में रह रहे हैं, वहाँ की भौतिक स्थिति का क्या है। जैसे वो बहुत गर्म प्रदेश में रह रहा है या वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है या जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, उस आधार पे योजना बनाई जाएगी कि वहाँ पे कौन से पोषक पदार्थों की उपज कितनी ज़्यादा है और वो कितने किस हिसाब से मिल सकता है वहाँ पे। ये सभी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। तो योजना के दौरान भौतिक दशा का विशेष महत्व होता है।
जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है अगर उस एरिया में, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स दिए जाएंगे, जिससे कि शरीर में पानी की कमी को रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है गतिविधियाँ और जीवन शैली। व्यक्ति की गतिविधियां और जीवन शैली का योजना पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किस जीवन शैली में रह रहा है और उसी के आधार पर डाइटिशियन योजना में उस पॉइंट को सम्मिलित करता है। संस्कृति व जातीय प्रथाएं। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि भारत में अलग अलग प्रकार की संस्कृति है और हर संस्कृति का अपना विशेष भोजन होता है जिसे वो बहुत रुचि के साथ खाया जाता है, जिसमें बहुत सारी जातीय प्रथाएं भी होती हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग भोजन बनाए जाते हैं, अलग जाति में विशेष प्रकार के भोजन की महत्ता होती है। इन सभी कारकों का ध्यान रख के एक आहार चिकित्सक अपनी योजना में इन सभी कारकों को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी व्यक्ति को संशोधित आहार देने के चरणों की व्याख्या कीजिए। अब स्टूडेंट्स, हमने संशोधित आहार लास्ट वीडियो में समझा था कि संशोधित आहार वे आहार होते हैं जो कि परिवर्तित करके दिए जाते हैं, यानी सामान्य आहार में कुछ परिवर्तन किया जाता है जिसे हम संशोधित आहार कहते हैं। अब इन संशोधित आहारों को डाइटिशियन अपनी योजना में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित चरणों को ध्यान में रखता है। पहला है क्रमबद्धता और बनावट, दूसरा है ऊर्जा की मात्रा को कम करना और बढ़ाना, और तीसरा पॉइंट है एक या अधिक पोषक तत्वों को कम या अधिक मात्रा में शामिल करना। अब हम इसे समझते हैं कि किस प्रकार। क्रमबद्धता और बनावट क्या होती है कि हमें एक ही प्रकार का भोजन एक दिन में बार बार नहीं देना चाहिए, नहीं तो जो रोगी व्यक्ति है वो उससे परेशान हो जाएगा और उसकी रुचि भोजन लेने में खत्म हो जाएगी और कम हो जाएगी। इसलिए जो डाइटिशियन है वो इस तरीके की योजना बनाते हैं कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, उसी आधार पर हर दिन के भोजन की योजना बनाई जाए। सेकंड पॉइंट है ऊर्जा की मात्रा को कम करना और बढ़ाना, अर्थात कि ऊर्जा कितनी, जो रोगी व्यक्ति है उसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, और ये हम पिछली स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं कि हर व्यक्ति को अपनी कार्य क्षमता के अनुसार उनकी जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग चाहिए होती है हर दिन। तो उस हिसाब से ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाना है या कम करना है। अगर व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो उसकी ऊर्जा की मात्रा को हमें बढ़ाना होगा, जिससे कि शरीर के सभी कार्य सुचारू रूप से चल सके और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है एक या अधिक पोषक तत्वों को कम या अधिक मात्रा में शामिल करना। अब जो डाइटिशियन है वो अपनी योजना में इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो पोषक तत्व हैं वो कितनी मात्रा में दिए जाने चाहिए और उन्हें किस प्रकार से शामिल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सर्जरी के दौरान प्रोटीन की मात्रा अधिक दी जाती है क्योंकि प्रोटीन का कार्य कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करना होता है। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि प्रोटीन का क्या कार्य होता है। प्रोटीन का कार्य होता है नई कोशिकाओं का निर्माण करना और ऊतकों का निर्माण करना और कोशिकाओं की मरम्मत करना। तो ऑपरेशन के दौरान और सर्जरी के दौरान हमें नई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है और ऊतकों के निर्माण की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। इसी प्रकार किडनी की अगर कोई बीमारी होती है तो प्रोटीन की मात्रा को कम कर दिया जाता है और दस्त लगने की अवस्था में फाइबर की मात्रा में कमी कर दी जाती है। पर यदि कब्ज की अवस्था होती है तो फाइबर की मात्रा को और पानी की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है और कई बार भोजन देने का मार्ग भी बदल दिया जाता है। तो ऐसे में रोगी की रोग की अवस्था के आधार पर विशेष प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है। ये अब जो लाइन है इसमें कि भोजन देने का मार्ग बदल दिया जाता है, ये मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगी। पर आपने अभी तक समझ लिया होगा कि जो डाइटिशियन है वो किस तरीके से अपनी योजना में बदलाव लाते हैं और एक रोगी को स्वस्थ करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं और किस आधार पे करते हैं, आहार को संशोधित आहार बनाकर, यानी कि आहार में परिवर्तन लाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं तथा यह भोज्य पदार्थ किन किन परिस्थितियों में दिए जाते हैं। तरल आहार कमरे के ताप पर सामान्य द्रव अवस्था में रहते हैं। तरल, स्टूडेंट्स आप नाम से ही समझ रहे होंगे, तरल यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में है और वो कमरे के ताप पर एक उसी अवस्था में रहते हैं, उनका जो अवस्था है वो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाती है ना, पर जो तरल होते हैं वो कमरे के
तापमान पर उसी अवस्था में रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, तरल भोज्य पदार्थों का यह लाभ होता है कि यह जठरांत क्षेत्र यदि सामान्य रूप से कार्य कर रहा है तो पोषक तत्व भली भांति अवशोषित हो जाते हैं। अब जठरांत क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे मुंह से लेके हमारा मुंह, हमारा अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब जठरांत क्षेत्र होता है। और ये जो क्षेत्र है अगर ये सही तरीके से कार्य कर रहा है, भली भांति कार्य कर रहा है और वहां पे भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषित हो रहा है, तो हम तरल पदार्थ जो होते हैं वो बहुत लाभदायक रहते हैं। इस प्रकार के आहार लेने की सलाह उन व्यक्तियों को दी जाती है जो सामान्य रूप से चबा या निगल नहीं सकते हैं, अतः इन्हें तरल आहार देने की सलाह दी जाती है। मतलब जैसे अगर रोग की अवस्था के दौरान व्यक्ति को मुंह में अल्सर हो गया है, ठीक है, और वो भोजन नहीं ग्रहण कर पा रहा है, या दांतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या अवस्था की रोगी की अवस्था वृद्ध अवस्था में आ रहे हैं वो, या ऑपरेशन किया गया है, तो इन सभी अवस्थाओं में सबसे पहले तरल आहार दिया जाता है, जिससे कि भोजन जल्दी से जल्दी, भोजन को बहुत ज़्यादा कार्य ना करना पड़े, जैसे टूटने का प्रोसेस होना, फिर आगे जाके उसको फिर रक्त के साथ मिलके सभी जगह अवशोषित होने में चला जाता है। उसी प्रकार उसे जो तरल पदार्थ होता है वो बहुत ही जल्दी अवशोषित हो जाता है, उसकी पाचन की जो दर होती है वो जल्दी ही पच जाता है। इसलिए तरल आहार सजेस्ट किया जाता है। और ये तरल आहार कौन से होते हैं, नारियल पानी, फलों का रस, सूप, दूध, छाछ, मिल्क शेक, ये सभी तरल पदार्थ हैं जो कि आप सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी तो अपने दैनिक रूटीन में इन सब चीज़ों को लेते हैं। पर ये जो तरल पदार्थ होते हैं ना बच्चों, इन तरल पदार्थों के द्वारा व्यक्ति की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके कारण हम जो शरीर के जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं ना, वो सारे एक साथ नहीं हमारे शरीर में प्रवेश करवा सकते हैं, और हमारी जो पोषक तत्व हैं वो सभी इन तरल पदार्थों में नहीं मिलते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये जो तरल पदार्थ होते हैं ये व्यक्ति की पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं और यह किन परिस्थितियों में दिए जाते हैं। तरल पदार्थ आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम नरम भोजन की बात कर रहे हैं। नरम भोजन क्या होता है कि अब ये तरल अवस्था से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो अब ये नरम भोजन होता है जिसे कि पचाना बहुत आसान होता है। यह भोज्य पदार्थ हल्के पकाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनमें अधिक रेशेदार या गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं। ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं, इन भोज्य पदार्थों को चबाना और इनका पाचन होना बहुत ही आसान होता है। उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, खिचड़ी, दलिया आदि इन खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं जो कि बहुत इजीली शरीर में जाते ही पच जाते हैं, और इनके कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम नहीं होती है, अपाचन की प्रॉब्लम नहीं होती है, पेट के फूलने की समस्या नहीं होती है, उबकाई, उल्टी आना, ऐंठन होना और किसी भी जठरांत समस्या का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयार मृदु आहार किसे कहते हैं, यह कब और किन परिस्थितियों में दिया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे आहार के 3 प्रकार पढ़े हैं कि आहार कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कब दिया जाता है। देखो पहला हमने पढ़ा कि तरल आहार क्या होते हैं, यानी जो बिल्कुल लिक्विड अवस्था में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो कि कमरे के तापमान पर अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा नरम भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं, ये वे आहार होते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। और थर्ड अब हमारा क्वेश्चन है तैयार मृदु आहार। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आप इसे आराम से पढ़ना समझना। ये कब दिए जाते हैं, यह वृद्धजनों के लिए नरम कुचला हुआ भोजन होता है जिसको चबाना और निगलना आसान होता है। यह आहार एक आहारीय संशोधन है, यह पूर्णतः नरम होता है। अब इस आहार में क्या होता है कि यह विशेषतः वृद्धजनों के लिए दिया जाता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है और कुचला हुआ भोजन होता है।
मतलब कि इसमें थोड़ा सा तरल अवस्था को बढ़ा दिया जाता है। जो सॉफ्ट फूड है उसमें उसको थोड़ा सा तरल अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि हमारा थर्ड पॉइंट है कि इसमें आहारीय संशोधन किया जाता है और यह पूर्णतः नरम होता है। फोर्थ पॉइंट है, यह साधारण व आसानी से पचने वाला होता है और इसमें कठोर, रेशेदार, उच्च वसा या मसाले युक्त खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ये वृद्ध व्यक्तियों के लिए योजना में सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा वसा युक्त खाना नहीं खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले, मिर्च मसाले वाले भोज्य पदार्थ नहीं ले सकते हैं। तो ये भोज्य पदार्थ जो मृदु आहार होता है वो विशेषतः वृद्ध जनों के लिए योजना में शामिल किया जाता है, जो कि आसानी से पच सके और पचने के बाद उनका अवशोषण पूर्णतः हो सके और हमारे जो वृद्ध जन हैं वो बिल्कुल फिट रह सकें, उन्हें भोजन को लेके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लास्ट क्वेश्चन इज, रोगी को रोग के दौरान किन किन माध्यमों के द्वारा भोजन दिया जाता है, व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स, अभी हमने आहार के प्रकार पढ़े, जिसमें 3 प्रकार के आहार पढ़े। अब इन 3 प्रकार के आहारों को किन माध्यमों के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाएगा, जो कि इस प्रकार है। रोगी को भोजन देने का सही जो तरीका है वो मुंह से भोजन खिलाना है, परंतु कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जिसमें जो रोगी है वो भोजन को निगल नहीं सकता है, चबा नहीं सकता है। वो कौन सी अवस्थाएं हैं, जैसे बेहोशी की अवस्था में या उसकी आहार नली में कोई प्रॉब्लम है तो वह मुंह से भोजन नहीं निगल सकता है। इस अवस्था में हम 2 माध्यमों का उपयोग करते हैं शरीर में भोजन को पहुंचाने के लिए। पहला है नली के द्वारा भोजन देना और दूसरा है अंतःशिरा से भोजन देना। नली द्वारा भोजन देने में होता है कि जो संपूर्ण भोजन होता है वो नली के द्वारा प्रवेश करवाया जाता है और यह एक पीले रंग की नलिका होती है जिससे भोजन दिया जाता है, तथा भोजन का पाचन व अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं ही इसमें संपूर्ण होती है। दूसरी जो विधि है उसके अंदर अंतःशिरा से विशेष पोषण संबंधी आहार विलयनों से दिया जाता है, जिसमें शिरा में ड्रिप द्वारा पोषण पहुंचाया जाता है। ये जो पोषण है वो सीधा ही रक्त के में पहुंचाया जाता है और उसका उदाहरण हम जानते हैं कि शरीर को जब ग्लूकोज दिया जाता है तो वो हमारे शिरा में चढ़ाया जाता है और इस तरीके से वो रक्त के साथ मिलकर सभी कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचता है और शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमने 16 क्वेश्चन तक यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और तैयार हैं, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में लेके आऊंगी। जब तक आप इन प्रश्नों को समझें, थैंक यू।